हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे स्टडी चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक भारत की। पिछले वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के स्रोत और भारत का वैभवशाली अतीत उसके बारे में बात की है। इतिहास के अध्ययन को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल, यहां लिख लेते हैं अपने, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर पे आता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पे ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जब से मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू किया उसके बाद से आज तक का जो इतिहास है ये ऐतिहासिक काल में आता है। और मनुष्य के पढ़ना लिखना शुरू करने से पहले का जो इतिहास है उसे हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। मतलब जो पाषाण युगीन मानव था, जब मानव ने पढ़ना और लिखना शुरू नहीं किया था, उस समय का जो उसका इतिहास है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, या पाषाण काल भी कह देते हैं इसको हम। यहां क्या कह देते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल से तात्पर्य है भी इस समय का जो इतिहास है मनुष्य का, उसके लिए हम केवल पाषाणोपकरण पर निर्भर हैं, इसलिए हम इसे पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जब से पढ़ना लिखना सीख गया मनुष्य, अर्थात जिस समय के बाद से हमें लिखित इतिहास उपलब्ध है, लिखित इतिहास हमारे पास है, कुछ लिखा हुआ मैटर हमारे पास है, उसको हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। और इन दोनों के बीच का जो काल है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसका लिखित इतिहास तो हमारे पास है लेकिन वो पढ़ा नहीं गया, और या फिर वो प्रमाणिक नहीं है। अर्थात आज की जो इतिहास की परिभाषा है उस पे वो खरा नहीं उतरता है, उसमें कुछ अतिशयोक्ति है, हम उस पे पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते। तो भारत के इतिहास की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक काल में 2 बिंदुओं को हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा हम पढ़ेंगे इसके अंदर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक एज। सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित प्रमाण तो हमें मिले हैं लेकिन सिंधु लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है। और वैदिक सभ्यता के हमारे पास बड़े प्रचुर मात्रा में ग्रंथ उपलब्ध हैं लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। वैदिक जो साहित्य है उसमें जो ऐतिहासिक घटनाक्रम हमें मिलता है उसके पक्ष में हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हमारे जो 2 महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, उनको भी हम इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते, उनको भी हम आदि इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। भारत के अंदर ऐतिहासिक काल की शुरुआत हम करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल की हम शुरुआत करेंगे। अर्थात महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के तीर्थंकर, उनका जन्म 599 बीसी में हुआ है, या महात्मा बुद्ध के जन्म से। तो जैन बौद्ध काल जो है इसके शुरू होने से भारत के अंदर उस समय महाजनपद काल था, तो तब से हम इतिहास की शुरुआत मानते हैं। उससे पहले का जो हमारे पास टाइम पीरियड है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल, ये सारा आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है हमारे पास। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। भारत के अंदर प्रागैतिहासिक संस्कृति। मनुष्य शुरुआत के अंदर केवल पाषाणोपकरणों पर निर्भर था। बाद के समय में पुरातत्वविदों को अनेक ऐसे पाषाणोपकरण मिले हैं जिनसे उस स्थल पर प्राचीन समय के अंदर मनुष्य की गतिविधियों की पुष्टि होती है। भारत के अंदर बात करें तो शिवालिक से, शिवालिक की पहाड़ियों से 20 लाख वर्ष पूर्व
20 लाख वर्ष पुराने जो हैं पाषाणोपकरण हमें मिले हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, अर्थात जो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक जिसको हम कह देते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से हमें 20 लाख वर्ष पूर्व जो है प्राचीन पाषाणोपकरण मिले हैं। और सबसे प्राचीन जो पाषाणोपकरण हमें मिलते हैं पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हमें रखते हैं, उनकी अवधि हम 20 लाख वर्ष पूर्व ही लेते हैं। तो हम कह सकते हैं भी अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत के अंदर जो है प्रागैतिहासिक संस्कृति का विकास हुआ। और जो 3 भागों में आगे हम इसको बांटेंगे उन सभी कालखंडों से संबंधित जो है अवशेष अलग अलग हिस्सों से भारत के हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को हम आगे 3 भागों में बांट रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पर मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 3 भागों में हमने पाषाण काल को बांट दिया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर वापस हम 3 भागों के अंदर बांटेंगे। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और अंत में उच्च पूरा पाषाण काल। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटने का वजह यह है भी इन तीनों में सबसे लंबा जो कालखंड है वो पूरा पाषाण काल का है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है और फिर नव पाषाण काल आता है। अभी कुछ गतिविधियों की बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो पाषाणोपकरण हमें मिलते हैं वो अनगढ़त हैं, थोड़े सुगढ़ नहीं है, मोटे मोटे पत्थर हैं जिनका उपयोग मनुष्य शिकार के लिए करता था। एक छोटे से उदाहरण से अगर हमें बात करें भी कैसे मनुष्य ने इन पाषाणोपकरणों का विकास किया होगा, तो हम बात करें भी जैसे हमारे बहुत सारे पूर्वज किसी एक जगह पे बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, मान लो कोई नदी बह रही है, उन्हें पता है भी यहाँ पर कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा तो हम उसका शिकार करेंगे, उसको मारेंगे। तो हमारे पूर्वज 15-20 एक साथ बैठे हैं वहां पे, किसी ने इतना बड़ा पत्थर उठा रखा है, किसी ने छोटा उठा रखा है, किसी हाथ में कुछ और है लकड़ी वगैरह। जैसे ही वो जानवर वहां पे आया, मान लो कोई हिरण आया है पानी पीने के लिए, कोई अन्य जानवर आया है, तो एकदम से उस पे सब टूट पड़े और उस जानवर को मार दिया पीट पीट के। इस प्रकार से हो सकता है उनके शिकार करने का तरीका रहा होगा। लेकिन इस प्रकार चलता गया, फिर अचानक एक दिन हमारे किसी पूर्वज ने जैसे जानवर को देखा है पत्थर मारा फेंक के, और वो एक ही पत्थर लगा उसके और वो जो है जानवर मर गया। फिर उन्होंने उस चीज का रिसर्च किया भी ये इतनी जल्दी कैसे मर गए, तो पता चला जो फेंक के पत्थर मारा है वो आगे से तीखा था, तो वो धंस गया उसके अंदर और वो गिर गया। तो फिर उनको इस बात का पता चला भी जो पत्थर वजन में थोड़े हल्के हों ताकि उनको फेंक के मार सके और तीखे हों तो आसानी से शिकार किया जा सकता है। तो फिर उस प्रकार के पत्थर ढूंढने शुरू किए या तो उनको तोड़ के बनाना शुरू किया। इस प्रकार एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड चला है। धीरे धीरे जो शुरुआती आविष्कार होते हैं उनमें बड़ा लंबा टाइम लगता है, धीरे धीरे विकास इन चीजों का हुआ है पूरा पाषाण काल के अंदर। तो 3 भागों में हमने इनको बांटा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मध्य। देखो एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली है, हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है प्रागैतिहासिक काल का 3 भागों में हमने इसको बांटा है, पूरा मध्य और नव पाषाण काल, और फिर पूरा पाषाण काल को आगे फिर 3 भागों में बांटा है। ये पूरे का पूरा जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ये जो वर्गीकरण हम कर रहे हैं, ये पाषाणोपकरणों के आधार पर ही किया गया है। क्योंकि प्रागैतिहासिक संस्कृति जो हमारी है इससे संबंधित हमारे पास केवल एक ही साक्ष्य है जो उपलब्ध है, वो है पाषाणोपकरण, अर्थात वो उपकरण जो हमारे पूर्वज जिनका उपयोग किया करते थे।
जो प्रागैतिहासिक मनुष्य है वो जिन उपकरणों का, पत्थर के जिन औजारों का प्रयोग किया करता था, उन्हीं औजारों को देखने से, उनका अध्ययन करने से हमें इस बात का पता चलता है भी ये जो औजार है, ये जो पाषाणोपकरण है, ये किस कालखंड से संबंधित है। ये पुरा पाषाण काल से संबंधित है, या ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है, या ये नव पाषाण काल से संबंधित है। अगर पूरा पाषाण काल से संबंधित है तो पूरा पाषाण काल में किस कालखंड से संबंधित है, तो उस पाषाणोपकरण से हमें पता चलता है। हमारे पास साक्ष्य के रूप में क्या है, या तो पाषाणोपकरण है, या वो शैलाश्रय है, अर्थात वो गुफाएं पर्वतों के अंदर, वो जगह जहां पर आदि मानव रहा करता था, तो उन शैलाश्रयों के अंदर शैल चित्र बनाए हैं उसने, गुफा की दीवारों पे, छतों पे उसने कुछ चित्र बनाए हैं, वो हमारे पास है इतिहास के स्रोत के रूप में। या फिर पाषाणोपकरण हमारे पास हमें मिले हैं, या कई जगह से हमें जो है पाषाणकालीन संस्कृति के अंदर ही कुछ हड्डियां वगैरह मिली हैं, हमें अन्य कुछ थोड़े बहुत साक्ष्य हमें मिले हैं, उसी के आधार पर हमने इस इतिहास का वर्गीकरण किया है। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के अंदर जो हमें उपकरण मिले हैं वो माइक्रोलिथिक टूल्स हैं, लघु पाषाणोपकरण है। कैसे उपकरण है? लघु पाषाणोपकरण है, छोटे हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल तक आते आते जो है मनुष्य ने जो अपने उपकरण हैं वो बहुत छोटे बनाए उसने, ताकि आसानी से उनका इस्तेमाल किया जा सके। तेज धार वाले थे लेकिन छोटे थे। वो अब पूरा पाषाण काल की तरह बहुत भारी भरकम जो है पाषाणोपकरण नहीं थे, छोटे थे, इसलिए हम उनको माइक्रोलिथिक टूल्स या लघु पाषाणोपकरण कह देते हैं। अब वो उसके वजन में नहीं, उसको अच्छे से पकड़ के फेंका जा सके और उसमें तेज धार हो, इस बात पे विश्वास करने लगा था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने काफी विकास किया। नव पाषाण काल के अंदर मनुष्य पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। देखो, पहली बार जो मनुष्य द्वारा पशु पाला गया है, ये हमें मध्य पाषाण काल के अंदर भी इसके साक्ष्य मिल जाते हैं। मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है और कुत्ता मनुष्य के प्रति वफादार रहा है तब से। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो कुत्ता है वो शिकार करने में जो मनुष्यों को सहायता प्रदान करता था, तो शिकार में उसका सहायक था, उसका साथी था, इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया है। सबसे पहले मनुष्य द्वारा पाला गया पशु। नव पाषाण काल के अंदर पशुपालन, कुत्ते के बाद धीरे धीरे मनुष्य ने गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर सब जानवरों को पालतू बनाया है। लेकिन शुरू के एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है, शुरू में मनुष्य ने जो पशुपालन किया है तो वो अधिकतम उपयोग नहीं कर पाया पशुओं का, अर्थात पशुओं को वो पाल रहा है लेकिन उस टाइम वो पशुओं से दूध प्राप्त नहीं कर रहा है। ना ही दूध के आगे हम जो आज देखते हैं अलग अलग रूपों में, फिर दूध को हम अनेक प्रोडक्ट उसके बनाते हैं, वो सब नहीं था। दूध के लिए पशुओं को नहीं पाल रहा था मनुष्य, उस समय पशुओं को केवल मांस के लिए पाल रहा था, ताकि शिकार के लिए उसको भटकना नहीं पड़े। मौसम जब विपरीत हो, जब आसानी से शिकार नहीं मिले, तो उसके पास जो पालतू पशु हैं उनका भक्षण करके वो आसानी से जिंदा रह सके। तो शुरू में जो पशुपालन मनुष्य कर रहा है वो केवल पशुओं को खाने के लिए है। पशुओं का कृषि कार्य के अंदर जो उपयोग है वो भी आगे चलकर धीरे धीरे मनुष्य ने शुरू किया है, और फिर पशुओं से दूध, चमड़ा वगैरह जो अन्य चीजों की प्राप्ति हुई है, धीरे धीरे उन सब चीजों का विकास हुआ है। कृषि कार्य मनुष्य ने नव पाषाण काल के अंदर अच्छे से करना शुरू कर दिया है। जैसे ही कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तो अब जो मनुष्य के भटकने के दिन हैं वो भी समाप्त हो गए हैं। एक जगह पर मनुष्य ने टिक कर बसना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक जगह पर रह के ही वहां कृषि किया जाना संभव था। अब उसकी जो जीवन निर्वाह की जो समस्या है, भोजन की जो उसकी समस्या है, वो हल हो गई है। तो अन्न संग्रह की अवस्था में भी नव पाषाण काल के अंदर हमें साक्ष्य मिलते हैं कई जगह से।
हमें शिवालिक की पहाड़ियों से ही मिलते हैं, बुर्ज होम से हमें साक्ष्य मिलते हैं। अन्न संग्रह अवस्था में था मनुष्य वहां पे, तो संग्रह करना शुरू कर दिया है उसने, पशुपालन शुरू कर दिया है, तो एक जगह पर स्थायी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है मनुष्य ने नव पाषाण काल के अंदर। एक इंपॉर्टेंट बात, पहिया, पहिए का आविष्कार एक क्रांतिकारी कदम है नव पाषाण काल के अंदर मनुष्य ने किया है। लेकिन ध्यान रहे, पहिए का जब मनुष्य ने आविष्कार किया है, सबसे पहले पहिए का उपयोग किस काम के लिए किया है? ये नहीं भी पहिए का आविष्कार मनुष्य ने किया और आविष्कार करते ही पहिए को गाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी बनाई और सर पर दौड़ने लगा, या एक घोड़ा जोड़ा है गाड़ी के और घोड़ा गाड़ी बना ली, ऐसा नहीं है। पहिए का आविष्कार करने के बाद मनुष्य ने पहिए का पहला उपयोग कुम्हार के चाक के रूप में किया है, बर्तन बनाने के लिए। किस काम के लिए किया पहिए का उपयोग? बर्तन बनाने के लिए। कुम्हार के चाक के रूप में पहिए का उपयोग किया है। बड़े लंबे समय तक पहिए का उपयोग मनुष्य ने कुम्हार के चाक के रूप में किया है, बर्तन बनाने के लिए किया है। फिर आगे आने वाले टाइम में कालांतर में पहिए का उपयोग मनुष्य ने भारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए भी किया। फिर उसका जो आवागमन है मनुष्य का वो अत्यंत तीव्र हो गया। तो इस प्रकार ये जो पहिया है इसका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रयोग कुम्हार के चाक के रूप में, फिर गाड़ी में पहिए को लगाया है। पशुपालन मनुष्य ने शुरू कर दिया है। कृषि के साथ साथ सबसे पहले मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पशु कुत्ता है। फिर जो पशुपालन है वो मांस के लिए मनुष्य ने शुरू किया है। कृषि कार्य मनुष्य ने शुरू कर दिया है। अन्न को संग्रह, ये देखो अब ये जब तीनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं तो कुम्हार के चाक से सुंदर बर्तन भी बना रहा है, बड़े बड़े बर्तन मनुष्य बना रहा है, उन बर्तनों के अंदर अन्न का संग्रह भी कर रहा है। एक जगह रह के कृषि कार्य करना उसने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे जो पशु है उनकी सहायता से भी कृषि कार्य करना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार मनुष्य ने स्थायी बस्तियां बसानी प्रारंभ कर दी हैं। अब जब मनुष्य एक जगह बस्ती बसा के बैठ गया है तो फिर धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसका विकास हुआ है। एक प्रश्न मैं पूछा करता हूं भी, जैसे मनुष्य ने जैसे स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया है, यह प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम बात करें भी मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला संस्कार कौन सा होगा? हम जो है 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, वैदिक एज के अंदर हम 16 संस्कारों की बात करते हैं। उनके अंदर हम बात करें वे मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस संस्कार को अपनाया गया होगा? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो शुरू किया वो है अंतिम संस्कार। क्योंकि बहुत सारे हमारे इस घटनाक्रम में जो पूर्वज थे, जो लोग मर जाते थे, वो सड़ते गलते थे, उससे बीमारियां फैलती थी, उनको काफी दिक्कत होती थी, उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता था, या हो सकता है जानवर उसको खाते हो। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने जो परिजन हैं जो उनके साथ रह रहे हैं तो उनका अंतिम संस्कार शुरू किया। देखो जब कैसे मनुष्य का विकास हुआ, अपने आप में बड़ा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहां पर हम केवल जो मनुष्य जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है, उनकी सहायता से इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य की जो संस्कृति का जो विकास हुआ, कैसे मनुष्य जो जंगलों में रह रहा है, जंगली प्रवृत्ति का बिल्कुल जानवरों की तुल्य है, उस जानवरों के तुल्य जो मनुष्य है वहां से जो वर्तमान जो बुद्धिजीवी मनुष्य है वहां तक वो कैसे पहुंचा है, कैसे पारिवारिक जो व्यवस्था का सेटअप उसने किया, तो ये सब समाजशास्त्र का एक चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर कभी हम इस पर भी जरूर बात करेंगे कैसे ये हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रागैतिहासिक शैल कला या शैल चित्रकला। प्राचीन काल के अंदर मनुष्य जो शैलाश्रयों के अंदर रहता है, गुफाओं के अंदर रहता था, अभी हमने बात की थी इस पे, तो वहां उसने गुफाओं की छतों पे, दीवारों पे जो दैनिक जीवन है उसका जैसा उसने देखा वैसा ही उसने चित्रांकन करने का प्रयास किया है, वैसा उसने चित्र बनाने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारे चित्र हमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप से भी प्राप्त होते हैं,
बात करें मध्य प्रदेश में भीमबेटका से हमें ऐसे चित्र प्राप्त होते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से कोटा का जो अरनिया दर्रा है वहां से हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान में इधर शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हमें भित्ति चित्र जो है, ये शैल चित्र जो है प्राप्त होते हैं। तो शैल चित्र कला जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। एक विशेषता है, पूरी दुनिया में अलग अलग भागों में, अलग अलग देशों में बहुत सारी जगहों से ऐसे जो है हजारों वर्ष प्राचीन हमें जो है शैल चित्रकला के उदाहरण मिले हैं। बकायदा इसका अलग से विभाग बना है और इस पर अभी भी जो है रिसर्च जारी है। तो भारत के अंदर हमने बात की है, राजस्थान से भी हमने बात की है, हमें कई जगह से शैल चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। आपके 12वीं क्लास की किताब के अंदर जहां से ये टॉपिक शुरू होता है वहीं पे एक चित्र भी दिया हुआ है जो इसका उदाहरण है शैल चित्रकला का। इसके अलावा हमने बात की है मुख्य रूप से भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। कालांतर में इसी के विकास में हमें पता चलता है भी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां से हमें आज से लगभग 2000 वर्ष प्राचीन जो है चित्र मिलते हैं। उससे वो शुरू होके और लगातार 400-500 सालों तक चित्रांकन का कार्य जो है अजंता के अंदर चलता रहा है। अलग अलग प्रकार के जातक कथाओं पर आधारित जो है चित्र हमें मिलते हैं। ये बाद के समय की बात है, लेकिन ये प्रागैतिहासिक जो शैल चित्र जिसके हम भीमबेटका के अंदर या राजस्थान के अंदर जो मिल रहे हैं हमें, हम बात कर रहे हैं, ये जो है बहुत ज्यादा प्राचीन है। तो ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो इससे हमें एक तो उस समय का जो है मनुष्य की सामाजिक स्थिति क्या है, कैसा उसका सामाजिक संगठन है। जैसे हमें इसी प्रकार के चित्र मिल रहे हैं भी, एक बड़े जानवर जैसे कोई गेंडा है उसका 7-8 मनुष्य मिलके शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उससे एक चीज हमें स्पष्ट होती है भी जो प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो मनुष्य था तो वहां पर बहुत सारे लोग मिलके शिकार करते थे। दूसरे नंबर पे जो हमें चित्र मिले हैं उन चित्रों के अंदर उन लोगों के हाथ में जो है भाले वगैरह का भी हमें चित्र मिला है, जिससे हमें पता चलता है भी नवपाषाण काल के बाद आने वाले समय के अंदर उन्होंने जो है धीरे धीरे भाले का आविष्कार, तीर कमान का आविष्कार, ऐसे हथियारों का जो है फेंक के मारने वाले जो हथियार हैं उनका भी जो है आविष्कार किया और शिकार के अंदर उनका इस्तेमाल किया। और मुख्य रूप से जो बात हमें पता चली है भी बड़े जानवरों का जो शिकार है वो मनुष्य मिलके करते थे और फिर उसको आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार ये जो शैल चित्रकला है ये भी इतिहास को जानने में हमारे सहायक है और भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। तो ये इतने टॉपिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।